कपास की विशेषताएं। अभी की क्लास में हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे क्योंकि इन विशेषताओं से भी जो है आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से इन विशेषताओं को हम लोग पढ़ेंगे। पहला, भौतिक विशेषताएं, और दूसरा कपास की रासायनिक विशेषताएं। अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। ये दो तरीके से, दो रूपों में हम क्या करेंगे, कपास के विषय में जो है उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। उसकी भौतिक विशेषताएं क्या हैं जो प्रकृति में हम लोग देख रहे हैं, और उस तंतु में क्या क्या रसायन मिलते हैं, किन किन रसायनों से मिल करके तंतु बना है, तो रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। अम्ल का उसके ऊपर किस तरीके का प्रभाव होता है, क्षार का उसके ऊपर किस तरीके से प्रभाव होता है, इस तरीके की जो विशेषताएं हैं वो रासायनिक के अंतर्गत आएंगी। और किन से मिलकर के बना है, संगठन क्या है, संरचना क्या है, प्रत्यास्था क्या है, ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे, भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत देखेंगे। भौतिक विशेषताओं में हम लोग यदि सबसे पहली विशेषता के ऊपर आते हैं, कपास के बारे में यदि जानने का प्रयास करते हैं, तो जो सबसे पहली विशेषता होती है वो होती है कपास का संगठन। कपास का संगठन। संगठन से तात्पर्य है कि कपास जो है किन किन से मिलकर के बना हुआ है, किन किन पदार्थों से, किन किन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। संगठन से तात्पर्य क्या है कि किन किन पदार्थ या तत्वों से मिलकर के ये बना हुआ है। किन किन पदार्थों या तत्वों से मिलकर बना है, तो ये बना है सेल्यूलोज से। किससे बना है? सेल्यूलोज से। अर्थात C6H10 एंड O5। ठीक है, यदि हम लोग देखें किन किन तत्वों से या पदार्थों से मिलकर के बना है कपास के संगठन को, यदि हम लोग देखें तो कपास जो है सेल्यूलोज से बना हुआ है। कपास किससे बना है? सेल्यूलोज से बना हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H10 एंड O5। यदि हम इसको भी तोड़ने का प्रयास करें, जो C6H10 और O5 हम लोग कह रहे हैं, अर्थात इसके फॉर्मूले को यदि हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करें, तो कपास का एक अणु या कपास के, यहां पे के एक अणु में क्या होता है, देखें आप, 6 अणु किसका होता है? कार्बन का। ठीक है, 6 अणु किसका हुआ? C मतलब कार्बन का। 10 अणु H मतलब हाइड्रोजन का, और O मतलब यहां पे 5 अणु हो गए ऑक्सीजन के। 5 अणु ऑक्सीजन का। ठीक है, ये तीन जो है आप देख रहे हैं यहां पे जो हमने लिखा है C6H10O5। C6 अर्थात कपास के एक अणु में कार्बन के 6 अणु होते हैं, कपास के एक अणु में हाइड्रोजन के 10 अणु हुए,
और कपास के एक अणु में ऑक्सीजन के 5 अणु में हुए, तो 6 अणु कार्बन के, 10 अणु हाइड्रोजन के और 5 अणु ऑक्सीजन के मिल करके ये क्या बनाते हैं, सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। और इसी सेल्यूलोज से कपास के तंतुओं का निर्माण होता है, या कपास के तंतु सेल्यूलोज से निर्मित होते हैं। दोनों ही तरीके से आप समझ जाएंगे, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। यदि संगठन की हम लोग बात करें तो कपास के तंतु का संगठन कपास किससे मिलकर के बना है या किसका बना है, तो कपास सेल्यूलोज का बना है। यदि हम इसके रासायनिक सूत्र में जाते हैं तो कपास जिससे निर्मित हुआ है अर्थात सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का रासायनिक सूत्र हमारे सामने है C6H10O5। C6H10O5 यानी कि कार्बन के 6 अणु कपास के एक अणु में होते हैं, हाइड्रोजन के 10 अणु कपास के एक अणु के अंदर होते हैं और ऑक्सीजन के 5 अणु से मिल करके, इन सब से मिल करके जो है आपके कपास के एक अणु का निर्माण होता है और जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलोज कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप इसके संगठन के बारे में, ये तीनों याद रखेंगे और इसके कैलकुलेशन को तो आप बिल्कुल ही याद कर लेंगे। कैलकुलेशन जो है कपास का क्या है, C6H10O5। नेक्स्ट आए आप, कपास में 40 से 90% तक सेल्यूलोज होता है। साथ ही कपास में 5 से 8% तक जल होता है और इनके अलावा कपास में सेल्यूलोज तथा जल के अतिरिक्त अशुद्धियां भी होती हैं। याद रखेंगे, हम संगठन में चल रहे थे तो जैसा कि हमने देख लिया कि सेल्यूलोज से निर्मित होता है। ध्यान रखने योग्य कुछ तथ्य हमारे पास और भी हैं संगठन से संबंधित, यानी कि उसके स्ट्रक्चर से संबंधित। कपास में 40 से 90% क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। 5 से 8% तक जो है वो जल होता है और इनके अलावा जो भी परसेंटेज बचते हैं उनमें क्या होती हैं, अशुद्धियां पाई जाती हैं। वो क्या होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। ये भी फैक्ट आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये तीनों पार्ट आप याद रखेंगे। प्रश्न आपके यहां से बनते हैं कि कपास के तंतु में सेल्यूलोज की मात्रा कितनी होती है, याद रखेंगे 40 से 90%। देन कितने प्रतिशत कपास के अंदर कितने प्रतिशत जल होता है, ध्यान रखेंगे 5 से 8%। अशुद्धियों पे कोई क्वेश्चंस मैंने अभी तक देखे नहीं हैं, बट फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि सेल्यूलोज और कपास में जल के अतिरिक्त क्या होता है, तो वो अशुद्धियां होती हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो अशुद्धियों की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक फैक्ट और आता है, कपास को विरंजित जिसे हम ब्लीचिंग कहते हैं, ब्लीचिंग करके शुद्ध कपास की प्राप्ति की जाती है। जो अशुद्धियां होती हैं कपास के अंदर, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए कपास के ऊपर क्या किया जाता है, विरंजन किया जाता है, यानी कि उसको विरंजित करते हैं। क्या किया जाता है, इसको विरंजन किया जाता है। विरंजन या ब्लीचिंग उसके ऊपर की जाती है। ब्लीचिंग से क्या होता है, शुद्ध कपास की हमें प्राप्ति होती है जिनसे हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही साथ एक फैक्ट और है, वो भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो कपास हमें कच्ची अवस्था में प्राप्त होते हैं, कच्ची अवस्था में कपास के रेशों के मध्य
मोम अर्थात वैक्स की एक रक्षात्मक कवच होती है, रक्षात्मक कवच होती है। याद रखेंगे ये भी फैक्ट कपास से संबंधित है। जब कच्ची अवस्था में हमें कपास के तंतुओं की प्राप्ति होती है तो जो कपास के रेशे होते हैं उन रेशों के मध्य, यानी कि यदि मैं ये एक रेशा बोलूं, ये एक रेशा बोलूं, ये एक रेशा बोलूं, ये जो रेशे हैं इन रेशों के मध्य जो है यदि हम लोग देखें तो इनके मध्य जो है मोम की एक लेयर होती है। मोम की क्या होती है? ये मोम की लेयर होती है और इस लेयर का मेन जो है मुख्य जो कार्य है या इसके प्रयोगों को यदि हम लोग देखें, जैसे कि ग्रीन कलर से जो है मैंने दिखाया कि ये मोम की लेयर है, तो इस मोम की लेयर का कार्य सर्वप्रथम यही होता, हमने कहा कि रक्षात्मक कवच का कार्य कर रही है। तो रक्षात्मक कवच का मतलब होता है एक रेशा दूसरे रेशे से चिपकने ना पाए, एक रेशा जो है वो दूसरे रेशे से चिपकने ना पाए, तो इसकी सुरक्षा के लिए, इस रेशे की रक्षा के लिए, इस रेशे की रक्षा के लिए, हर रेशे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर रेशे के मध्य जो है एक वैक्स मोम होता है जो कपास के तंतुओं को सुरक्षा प्रदान करता है। तो प्रश्न आपके यहां से भी आते हैं कि कपास के तंतुओं को या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कच्चे कपास के तंतुओं को सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है या किस तत्व का प्रयोग होता है या कौन सा पदार्थ जो है वो प्रयोग में लिया जाता है या कौन सा पदार्थ उसे सुरक्षित रखता है, कैसे भी क्वेश्चन घुमा करके आ सकता है। आप ध्यान रखेंगे अलग अलग तंतुओं के मध्य जो कच्चे हमारे कपास के रेशे होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए मोम यानी कि वैक्स का प्रयोग होता है या वैक्स बीच में होता है जो एक तंतु को दूसरे तंतु से मिलने में या उनके साथ जुड़ने में या तंतुओं के जो है जो एक विस्तार होता है, तंतुओं का जो एक ग्रोथ है, उन ग्रोथ को जो है वो पूरे तरीके से करने में जो है ये मोम क्या होते हैं, सहायता करते हैं। क्योंकि तंतु एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, एक दूसरे में मिलते नहीं है, तो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट रूप से जो है अपना ग्रोथ जो है वो अच्छे से कर पाते हैं और हमें अच्छे तरीके के कपास के तंतुओं की प्राप्ति होती है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कच्ची अवस्था में कपास के रेशे के मध्य मोम यानी कि वैक्स की एक रक्षात्मक कवच होती है जो तंतुओं को एक साथ मिलने से क्या करती है, रोकती है, जिससे तंतुओं का जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, अच्छे से होता है। तो ये जो है रेशे के यानी कि कपास के रेशे का हमने संगठन देखा, यानी कि किस तरीके से किन से मिल करके संरचना और संगठन हमने देखा कि किन से मिल करके जो है ये बने हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा, जो दूसरी विशेषता है कपास के तंतु की लंबाई, कपास के तंतु की लंबाई तथा व्यास। लंबाई अर्थात लेंथ और व्यास मतलब डायामीटर, अर्थात कपास के तंतु की लंबाई तथा व्यास यानी कि लेंथ एंड डायामीटर ऑफ कॉटन फाइबर। तो रेशे की लंबाई की यदि हम लोग बात करें तो कपास का रेशा आधा इंच से लेकर 2.5 इंच लंबा होता है। ठीक है, याद रखेंगे 1/2 इंच से लेकर के 2.5 इंच क्या होता है, ये लंबा होता है। कपास के जब हम लोग रेशे के लंबाई की बात करते हैं तो आधा इंच से लेकर के 2.5 इंच तक क्या होता है, ये कपास का रेशा जो है वो लंबा होता है। डायामीटर की, व्यास की जब हम लोग बात करते हैं, कपास का रेशा या कपास के रेशे का व्यास 16 से लेकर
20 माइक्रोन तक होता है। सोलह से लेकर के 20 माइक्रोन तक होता है। और यदि हम लोग 1 माइक्रोन की बात करते हैं तो 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। देखिए कितना छोटा होता है जो रेशा है, रेशे का व्यास यदि आप देखें तो 16 से लेकर के 20 माइक्रोन के मध्य जो है इसका व्यास होता है। कितना होता है? 16 से लेकर के 20 माइक्रोन तक। 16 से लेकर के 20 माइक्रोन तक रेशे का व्यास होता है। और यदि 1 माइक्रोन की हम लोग बात कर रहे हैं तो 1/1000 मिलीमीटर में 1 माइक्रोन होता है। तो आप देखें कि रेशे का व्यास कितना होगा, किस तरीके से होगा। बहुत सूक्ष्मतम होता है जिसके व्यास को हम अपनी नग्न आंखों से जो है वो नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी उपयोग में लेना होगा। ठीक है, कुछ साक्ष्यों के आधार पे पुस्तकों में यदि हम लोग देखें तो कहीं कहीं पे चूंकि आधे से 2.5 इंच तक लंबा हम लोग लंबाई में जो है वो कपास के तंतुओं को देखते हैं। ये हमारे भारत में अधिकतम यदि देखा जाता है तो मैक्सिमम जो है 2.5 इंच तक जो है वो लंबा रेशा देखा गया है। लेकिन यदि हम लोग भारत के बाहर विश्व के कुछ अन्य देशों में यदि देखें, जैसे मिस्र है, समुद्री आइलैंड है, वहां पे 4.5 लंबा कपास भी जो है, कपास का रेशा भी जो है वो प्राप्त किया जाता है। एक्सेप्शनल केसेस में यदि देश के नामों के साथ स्पेशली यदि आता है तो मैक्सिमम जो है जो समुद्री आइलैंड है वहां पे सबसे लंबा जो है वो कपास का रेशा प्राप्त किया गया है, जो कि 4.5 इंच लंबा है। नेक्स्ट, लंबाई और उसके व्यास के बाद हम लोग देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक, जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो किस तरीके की संरचना हमें नजर आती है। तो तीसरी विशेषता में यदि हम लोग आते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर तंतु की रचना। यदि सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देखें, सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप, यदि हम लोग इससे देखें तो इसकी रचना किस तरीके से दिखाई देगी। माइक्रोस्कोपिक वे में यदि हम लोग समझने का प्रयास करें तो कपास के तंतु की रचना किस प्रकार की होती है। तो जो कच्ची कपास होती है वो एक पतली नली की तरह होती है। यदि हम लोग माइक्रोस्कोप से यदि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं तो कच्ची कपास के तंतु एक पतली नली, जिसे हम ट्यूब कह सकते हैं, के समान दिखाई देती है, जिसमें अर्थात नली के अंदर, जिसमें यानी कि नली के अंदर सैप नामक तरल पदार्थ भरा होता है। देखें, यदि हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखने का प्रयास करें, माइक्रोस्कोपिक यदि हम लोग व्यू लेने की कोशिश करें, यदि हम लोग खड़े जो है उस तंतु को जो है देखने का प्रयास करें तो कच्ची कपास के तंतु एक पतली नली यानी कि ट्यूब की तरह जो है वो नजर आते हैं, पतली नली की तरह जो है वो नजर आते हैं, जिसके अंदर सैप नामक जो है वो क्या होता है, तरल पदार्थ भरा होता है। ये हमने कब बात की? ये हमने बात की जिस समय जो हमारी तंतु हैं, जो कपास के तंतु हैं, वो कच्ची अवस्था में होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कच्ची अवस्था में होते हैं। लेकिन जब ये पक जाते हैं, कपास के तंतु जब पक जाते हैं,
पकते हैं तो ये नली क्या हो जाती है, ये जो नली हम कह रहे हैं जो पतली नली है और इसके अंदर सैप नामक तरल पदार्थ भरा हुआ, ये तो हम कच्ची अवस्था में कह रहे हैं, लेकिन जब पकी हुई अवस्था की बात करते हैं तो ये जो कपास के तंतु जब पकने लगते हैं तो ये जो सैप है ये क्या हो जाता है, सूख जाता है। जब पकते हैं तो नली में मौजूद सैप नामक पदार्थ सैप नामक तरल पदार्थ, ओके, सैप नामक तरल पदार्थ सूखकर सिकुड़ जाता है और जब वो सूख कर सिकुड़ जाएगा तो ऑब्वियसली जो नली आपकी फूली फूली अब वैसी तो दिखेगी नहीं। जब सूख गया, पदार्थ ही सूख गया और नली जब सिकुड़ गई तो सूख कर रेशे चपटे नजर आते हैं, चपटे नजर आते हैं। मान लीजिए ये एक नली है, ये एक नली के रूप में जो है मैं आपको दिखा रही हूं। मेरे पास यदि मैं कोई वस्तु आपको दिखा सकती, ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूं आपको समझाने की। मान लीजिए ये कपास का तंतु है और इसको हम लोग इस अवस्था में जो है देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं। ये जो है एक पतली नली के समान है, ऊपर से जो है ये एक नली की तरह है। इसके अंदर क्या होता है, एक पदार्थ भरा होता है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सैप कहते हैं। तो जब ये कच्चा है तो बाहर से नली की तरह दिख रहा है और अंदर से इसके अंदर ये लिक्विड यानी कि पदार्थ जो है जिसको हम सैप कह रहे हैं ये भरा हुआ है। जब ये पक जाता है, जब ये तंतु पक जाएगा तो जो अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ है वो क्या होगा, सूख जाएगा। पक जाएगा तो ये सूख जाएगा और जब सूख जाएगा तो ये जो फूला हुआ आपको सब तरफ से ये एक सर्किल की तरह, नली की तरह दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और सिकुड़ने के बाद जब इसका पदार्थ ही सूख चुका है तो ये आपको इस तरीके से नली के समान नहीं दिखेगा, अपितु ये क्या दिखेगा, चपटा दिखेगा। ये ऐसे दिखेगा, ऐसे बैठा हुआ सा आपको दिखेगा, चपटा दिखेगा। तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका पदार्थ जो है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। पदार्थ के सूखने के कारण क्या हो जाते हैं, ये जो तंतु है ये सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के बाद जो है कैसा नजर आता है, चपटा नजर आता है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। ये जब चपटा नजर आता है, देखें आप, ये इतनी विशेषताएं, दो विशेषताएं आपने देख लिया। जिस समय जो है ये चपटा नजर आता है, यहाँ पे एक तीसरी विशेषता और जो है वो देखने को मिलती है। इसके चपटे होने के कारण इनमें क्या नजर आते हैं, चूंकि ये चिपट जाता है, चपटा हो जाता है, तो रेशे के अंदर, रेशे में चपटापन आने के कारण ये घुमावदार नजर आने लगते हैं, ये घुमावदार नजर आने लगते हैं, जिन्हें व्यावृत्त परिवलन अर्थात कन्वल्शंस, व्यावृत्त परिवलन अर्थात कन्वल्शंस कहा जाता है। नए नए टर्म्स आपके सामने आ रहे हैं, नए नए टर्मिनोलॉजीज को आप सीखें। रेशे में जैसे कि हमने देखा कि जब उसके अंदर का जो पदार्थ है, लिक्विड है, जब वो ही सूख जाता है तो रेशा क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। और जब इतना लंबा रेशा है, जब ये चपटा होता है और जैसे जैसे वो चपटा होता जाता है उनमें क्या पड़ते हैं, मोड़ पड़ते जाते हैं, उनमें घुमाव होता जाता है। तो चपटा तो है लेकिन वो घूम घूम के जो है वो चपटा होता जा रहा है। तो घुमावदार कहीं ना कहीं जो है ये रेशा क्या होता है, नजर आने लगता है। और ये जब घुमावदार होने लगता है तो इसे व्यावृत्त परिवलन कहते हैं। याद रखेंगे, व्यावृत्त परिवलन यानी कि
कन्वल्शन जो है वो इसको इंग्लिश में जो है कहा जाता है कन्वल्शन या व्यावृत्त परिवलन, रेशों के घूमने के कारण जो है ये बनता है। यदि हम लोग सामान्य कैलकुलेशन बिठाएं तो ये जो परिवलन है, ध्यान रखेंगे ये भी 1 इंच रेशे में 1 इंच रेशे में 200 से 400 परिवलन निर्मित होते हैं। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि कोई भी रेशा जो है वो मैक्सिमम यदि देखें हम लोग तो 2.5 इंच तक हो सकता है। तो 2.5 इंच तक की हम लोग बात करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप ये मान के चले कि 500 से 1000 जो है वो परिवलन उसके अंदर बनेंगे। यदि 1 इंच में हम 200 से 400 की बात कह रहे हैं, 2 इंच में 400 से 800 तक की बात हो जाती है, और यदि हम 2.5 इंच की बात कर रहे हैं तो आपके जो है वो 500 से 1000 तक के जो है वो परिवलन आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। किनमें? एक जो 1 इंच का रेशा कपास का जो है पका हुआ है उसके अंदर की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो परिवलन है यानी कि व्यावृत्त परिवलन है ये पके हुए रेशे में ही बनते हैं। तो पके हुए जो रेशे हैं, जो हमारे पास तंतु जो प्राप्त हो रहा है उसके यदि 1 इंच रेशे की हम लोग बात करें तो 1 इंच रेशे के अंदर जो है आपके 200 से 400 परिवलन जो है वो निर्मित होते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। यदि सूक्ष्मदर्शी से रेशे को हम लोग देखने का प्रयास करें तो ये रेशे जो है रिबन के समान दिखाई देते हैं। देखिए मेरे पास रिबन है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ, होप आप लोगों को ये समझ में आए। ये जो है मेरे पास एक रिबन है। अब ये इस तरीके से जब रेशा सूखता है, जैसा कि सूखने के बाद हमने चपटे की बात की, तो कुछ इस तरीके का, हालांकि ये बहुत चौड़ा है, यदि मैं इसको फोल्ड कर दूं थोड़ा सा, इतना फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये जो है चपटा जो है एक तरीके से रेशा आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए ये रेशा ही है, मैं तो आपको एक रिबन दिखा रही हूँ, लेकिन हम इसको रेशा कंसीडर करें। जब ये रेशा सूखने लगता है, जैसे जैसे सूखता है, ये चपटा तो हुआ और साथ ही इसमें जो है इस तरीके के वलन जो है ये इस तरीके से फोल्ड जो है नजर आता है, ये ऐसे घुमा हुआ, ये ऐसे मुड़ा हुआ जो है ये नजर आता है। आप लोगों को दिखाई अगर दे तो अच्छा है, बढ़िया है। मैं थोड़ा सा यदि कैमरे के सामने आपको दिखा पाऊं, ये इस तरीके से जो है ऐसे यदि हम किसी भी रिबन को फोल्ड करेंगे तो ये जो वलन देख रहे हैं आप, ये कितने सारे फोल्ड हुए, ये तो मेरे तो केवल 3 से 4 फोल्ड ही हुए हैं। लेकिन यदि एक रेशे की 1 इंच रेशे की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 200 से 400 वलन जो है आपको देखने को मिलते हैं। 200 से 400 फोल्ड आपको उसके अंदर नजर आते हैं या घुमाव उसके अंदर नजर आते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो रेशे हैं ये परिवलन के पश्चात या व्यावृत्त के पश्चात रेशे या पके रेशे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर घुमावदार या घूमे रिबन की तरह दिखाई देते हैं, रिबन की तरह दिखाई देते हैं। तो ये जो है हमारी तीसरी विशेषता हो गई। कौन सी विशेषता? तीसरी भौतिक विशेषता। किसकी? कपास के तंतु की, कि जब वो सूखे हुए रेशे हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो जो तंतु हैं वो चपटे होते रहते हैं। जैसे जैसे लिक्विड जो है उसका सूखता रहता है वैसे वैसे वो चपटा बनता जाता है, और चपटे के साथ साथ वो क्या होता है, घुमावदार भी बनता जाता है, घुमे हुए रिबन के समान हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चौथी भौतिक विशेषता के अंतर्गत। कपास के तंतु में रंग एवं चमक, अर्थात कलर एंड शाइन।
ठीक है, कपास के तंतु में रंग कैसा होता है और उनमें शाइन यानी कि चमक कैसी होती है। तो रंग की यदि हम लोग बात करते हैं तो जो तंतु, कपास का जो तंतु होता है जब कच्ची अवस्था में होता है तो उसका रंग क्या होता है, भूरा होता है। यहाँ पे कच्चे तंतु का रंग भूरा होता है। क्यों होता है, उसका भी रीजन है। जो कच्चा तंतु होता है, जो कच्चा कपास का तंतु होता है, इसका रंग भूरा क्यों होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। इस वजह से जो कच्चा तंतु है उसका रंग क्या नजर आता है, हमें भूरा नजर आता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण जो कच्चा तंतु है कपास का, उसका रंग क्या नजर आता है, भूरा नजर आता है। लेकिन तंतु जब पकते हैं, जब रेशा पकता है तो पकने के पश्चात तंतु का रंग क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने कच्ची अवस्था की बात की। दूसरा जो है, तंतु के पकने के पश्चात इसका रंग सफेद हो जाता है। क्या हो जाता है, तंतु जब पकने लगते हैं या पक जाते हैं तो पकने के पश्चात इसका रंग क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। और कई बार जो है रेशे जो है धूल धूप आदि से गंदे हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और हम इंगित करेंगे। धूल तथा धूप आदि के कारण, धूल तथा धूप आदि के कारण कपास के रेशे कभी कभी पीले रंग के दिखाई देते हैं। पीले रंग के दिखाई देते हैं। तो रंग के संबंध में जो है, कपास के तंतुओं के विषय में यदि रंग के संबंध में बात की जा रही है तो ध्यान रखेंगे 3 रंगों पे फोकस आप डालेंगे। भूरे रंग के होते हैं, कब होते हैं, जब तंतु कच्ची अवस्था में होते हैं। और भूरा रंग होने का भी रीजन है क्योंकि तंतु के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही तंतु पक जाते हैं, जब कपास के तंतु पक जाते हैं तो उनका रंग क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। कभी कभी कपास के तंतु आपको पीले दिखाई देंगे। पीले तंतु होने का रीजन जो है, कपास के अंदर मौजूद गंदगी होती है, धूल होता है, या धूप लगने से कई बार जो है कपास के तंतु पीले नजर आते हैं। तो यदि रंग की बात करें तो ये 3 जो है वो तथ्य आपके सामने आ गए। अब हम बात कर रहे हैं चमक की। तो जब चमक की बात करते हैं तो कपास के तंतु में प्राकृतिक चमक नहीं होती है। हमेशा ध्यान देंगे, कपास के तंतु में प्राकृतिक रूप से चमक नहीं होती है। जब भी कपास के तंतुओं से हमें वस्त्रों का निर्माण करना होता है, जब वस्त्र निर्मित हो जाते हैं तो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के पश्चात हमें उस पर कुछ परिसज्जाएं करनी होती हैं जो हमारे वस्त्रों में चमक उत्पन्न करते हैं या चमकदार बनाते हैं। लेकिन रेशे की यदि बात करें और रेशे में चमक की उपस्थिति की बात करें तो जी हाँ, कपास के तंतुओं में प्राकृतिक रूप से चमक नहीं होती है। किसी भी तरीके से नेचुरल शाइनिंग नहीं होती है। इनमें नेचुरल शाइनिंग यानी कि प्राकृतिक चमक नहीं होती है। इस वजह से कपास से निर्मित वस्तु, जितने भी वस्त्र होते हैं, जब चमक नहीं है, यहां पे जब प्राकृतिक चमक नहीं है, इस वजह से इनसे निर्मित वस्त्र मलिन, जिसे हम डल अपीयरेंस कह सकते हैं, डल मलिन
दिखाई देते हैं। जब इनमें शाइनिंग ही नहीं है, जब चमक ही नहीं है, तो प्राकृतिक चमक ना होने के कारण जो वस्त्र होते हैं वो क्या दिखाई देते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि गंदे हैं। कितना भी आप उनको साफ कर लीजिए, हमेशा वो आपको गंदे से नजर आएंगे। इस वजह से जो कॉटन के रेशों से जो वस्त्र निर्मित किए जाते हैं, सफेद रंग के जो नेचुरल व्हाइट कलर के जो वस्त्र होते हैं, उन पे आगे चल के जो है हम लोग नील का प्रयोग करते हैं, टिनोपॉल का प्रयोग करते हैं और अलग अलग तरीके की परिसज्जाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे ये जो मलिन या डल अपीयरेंस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी छुपती है, हमें वस्त्र देखने में अच्छे लुभावने लगते हैं। तो डल अपीयरेंस जो है चूंकि दिख रहा है, इस वजह से कॉटन के वस्त्रों पर इसके कारण, डल अपीयरेंस के कारण, इसके कारण कपास के तंतुओं पर कृत्रिम विधियों का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे वस्त्रों पर चमक दिखाई देती है। वस्त्रों पर चमक दिखाई देती है। और ये जो तंतुओं पर कृत्रिम विधियों की हम लोग बात कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं मर्सराइजिंग। ठीक है, ये जो कृत्रिम विधि है, जो कपास जो कपास के तंतु हैं, चूंकि इनमें प्राकृतिक चमक नहीं है, तो कृत्रिम विधियों से इनमें चमक लाने का प्रयास किया जाता है। और ये जो कृत्रिम विधि होती है, आप ध्यान रखेंगे, इसे मर्सराइजिंग कहते हैं। मर्सराइजिंग के द्वारा कपास के वस्त्रों पे जो है एक तरीके से रेशम की तरह चमक लाने का प्रयास किया जाता है। इस विधि के द्वारा वस्त्रों पर रेशम जैसी चमक लाने का प्रयास किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे जो है हमने रंग और चमक के विषय में बात की। तो रंग जो है, कच्ची अवस्था में जब कपास के तंतु हमें दिखते हैं तो वो भूरे रंग के होते हैं, रीजन उनमें नाइट्रोजन होता है। जब वो पक जाते हैं तो सफेद रंग के हो जाते हैं। लेकिन पकने के बाद जो सफेद रंग के तंतु हैं, यदि उनमें किसी तरीके की अशुद्धि होती है, गंदगी होती है, धूप लगता है, धूल लगता है, गर्द लगता है, तो वो पीले पड़ जाते हैं। तो कभी कभी कपास के तंतु आपको पीले भी नजर आते हैं। चमक की बात करते हैं तो प्राकृतिक रूप से इनमें चमक नहीं होती है। चूंकि चमक नहीं होती है, इस वजह से जब हम प्राकृतिक चमक जो है हमें दिखता नहीं है, तंतु में जब चमक उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो रेशा है और उससे निर्मित जो वस्त्र हैं, वो कहीं ना कहीं डल जो है वो प्रतीत होते हैं। हमें देखने में जो है वो थोड़े से नीरस नजर आते हैं, थोड़े मलिन, ऐसे लगता है जैसे कि गंदे हैं। कितना भी आप उसको साफ कर लो, लेकिन ओरिजिनल जो व्हाइट कलर का जो कॉटन फाइबर होता है या कॉटन के फाइबर से निर्मित जो वस्त्र होते हैं, वो थोड़े गंदे ही नजर आते हैं। तो हम एक तो उनके ऊपर परिसज्जाएं, विभिन्न प्रकार के जो परिसज्जाएं हैं, उनको करके हम थोड़ा सा उसको स्टैंडर्ड या लुक वाइज अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। और दूसरा जो है, कृत्रिम रूप से हम कुछ कृत्रिम विधियों का प्रयोग उन तंतुओं के ऊपर करते हैं, जिनमें मर्सराइजिंग जो है वो सर्वाधिक फेमस विधि है। इसके द्वारा कपास के तंतुओं के ऊपर जो है रेशम जैसी चमक लाने का प्रयास किया जाता है। ध्यान रखेंगे, मर्सराइजिंग विधि के द्वारा कपास के तंतुओं पर चमक लाने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन आपका ये भी फ्रेम हो सकता है।
कौन सी विधि या किस विधि के द्वारा कपास के तंतुओं पर चमक लाने का प्रयास किया जाता है, या कपास के तंतुओं को चमकदार बनाने का प्रयास किया जाता है, या कपास के तंतुओं को रेशम की तरह चमकीला बनाने का प्रयास किया जाता है? तो कौन सी विधि है, कौन सी कृत्रिम विधि है? मर्सराइजिंग विधि। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि कपास के तंतुओं पर प्रयोग की जाने वाली मर्सराइजिंग विधि होती है, किस प्रकार की होती है? प्राकृतिक होती है, कृत्रिम होती है, दोनों होती है, दोनों में से कोई भी नहीं होती है। तो ध्यान रखेंगे ये आर्टिफिशियल टेक्निक है। क्या है? आर्टिफिशियल मेथडोलॉजी है, यानी कि कृत्रिम विधि है। आर्टिफिशियल तरीके से हम तंतु के ऊपर जो है वो चमक लाने का प्रयास कर रहे हैं, या उसको चमकदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ओरिजिनली या नेचुरल रूप में उसके ऊपर चमक नहीं है। तो ये जो है हमने चौथा जो है वो पॉइंट देख लिया कि रंग और चमक तंतु पे किस तरीके से होती है, कपास के तंतु पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पांचवी भौतिक विशेषता पे, कपास के तंतुओं की प्रत्यास्थता। कपास के तंतुओं की प्रत्यास्थता, प्रत्यास्था से तात्पर्य इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता से तात्पर्य क्या होता है? प्रत्यास्था से तात्पर्य होता है कि आप यदि खींचे चीजों को, यदि चीजों को हम खींचे तो खींचने में वो थोड़ा सा बढ़े, और जैसे हम उसको छोड़ें वो क्या हो, थोड़ा सिकुड़ जाए या अपनी अवस्था में वापस आ जाए। पुनः हम उनको खींचे, जैसे कि हम इलास्टिक को देखते हैं, जो रबड़ होता है, रबड़ को यदि हम लोग खींचते हैं तो वो फैल जाता है, वापस छोड़ते हैं तो जिस अवस्था में होता है उस अवस्था में हमें दिखाई देता है। तो जब हम कपास के तंतुओं पर इस तरीके की प्रत्यास्थता की बात करते हैं तो कपास के तंतुओं पर इसका अभाव होता है। ठीक है, कपास के तंतुओं पर प्रत्यास्थता का अभाव होता है। अभाव होता है अर्थात हम इसको खींचकर बढ़ा नहीं सकते हैं, ना ही ये सिकुड़ता है। तो जब प्रत्यास्थता का अभाव होता है तो जो रेशा जैसे का तैसा हमेशा रहता है, ना तो वो बढ़ता है और ना ही सिकुड़ता है। तो ध्यान रखेंगे, यदि हम लोग कपास के तंतुओं में प्रत्यास्था की बात करते हैं, इलास्टिसिटी की बात करते हैं, तो इसका क्या होता है? अभाव होता है। ये अभाव होता है, प्रत्यास्थता का अभाव होता है। लेकिन यदि हम उसको सिकोड़ें, यदि हम उसको थोड़ा सा मोड़ें, कहीं बैठ रहे हैं, कहीं उठ रहे हैं, कहीं से भी यदि हम उस तंतु का प्रयोग कर रहे हैं तो तंतुओं में सिलवटें, जिसे हम रिंकल्स कहते हैं, देखी जाती हैं। प्रत्यास्थता का तो अभाव है, लेकिन फिर भी प्रयोगों के पश्चात जब हम प्रयोग करते हैं इस तंतु से निर्मित वस्त्रों का, तो इन तंतुओं में और इससे निर्मित वस्त्रों में क्या देखी जाती हैं? सिलवटें देखी जाती हैं। और इस सिलवट पे जब भी आप प्रेस करेंगे या आयरन करेंगे तो प्रेस के पश्चात जो है ये पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाता है। ठीक है, वस्त्रों पर इस्त्री करने के पश्चात पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रत्यास्थता का अभाव है, उसको यदि हम बढ़ाने की कोशिश करें तो जो तंतु हैं वो बढ़ते नहीं हैं, लेकिन हाँ, प्रयोगों के पश्चात उनमें सिकुड़न जरूर आती है, लेकिन वो सिकुड़न इलास्टिसिटी की वजह से नहीं आती है। वो सिकुड़न जो तंतु है वो ही प्रयोगों के बाद सिकुड़ जाते हैं, जिन्हें पुनः यदि आप प्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? सीधे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्रत्यास्थता। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट भौतिक विशेषता के बारे में देखते हैं, छठवां, कपास के तंतुओं की मजबूती।
मजबूती बोले तो स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके मजबूती की यदि हम लोग बात करते हैं, कपास के तंतुओं की यदि हम लोग बात करें तो हम शुरू से जो है कपास के तंतुओं को देखते आ रहे हैं कि यह सबसे छोटा रेशा होता है, यह सबसे छोटा रेशा होता है। लेकिन यदि सभी रेशों से इसको कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा मजबूत रेशा यही होता है, सबसे अधिक मजबूत रेशा होता है कौन सा? कपास का रेशा। इससे निर्मित वस्त्र, इससे निर्मित वस्त्र मजबूत तथा टिकाऊ होते हैं। जब रेशा ही मजबूत होता है तो जो वस्त्र निर्मित होते हैं वो आगे चल के मजबूत तथा टिकाऊ, चूंकि मजबूत है इसलिए अधिक दिन तक जो है ये चलते हैं। तो मजबूत के साथ साथ क्या होते हैं? टिकाऊ होते हैं। कौन से रेशे से निर्मित वस्त्र? कपास के रेशे से निर्मित वस्त्र क्या होते हैं? मजबूत तथा टिकाऊ होते हैं। गीला होने पर, गीला होने पर इनकी मजबूती यानी कि इन रेशों की मजबूती, जो भी मजबूती है उससे 30% अधिक होती है, अधिक हो जाती है। इसलिए इस तंतु से निर्मित वस्त्र को रगड़ रगड़ कर धोया जा सकता है, रगड़ रगड़ कर धोया जा सकता है। मजबूती की यदि बात करें कपास के रेशे में तो देखने में सबसे छोटा जो हमें दिख रहा है, उसमें यदि लंबाई की बात कर रहे थे, हमने साइज के हिसाब से बात की, तो सबसे छोटा आधे इंच से लेकर के 2.5 इंच तक का ये रेशा होता है, जो कि लंबाई के हिसाब से सबसे छोटा होता है। लेकिन यदि मजबूती के हिसाब से देखें तो सभी रेशे में सबसे मजबूत रेशा ये होता है। इस वजह से इससे निर्मित जो वस्त्र होते हैं, वस्त्र भी मजबूत बनते हैं और मजबूत के साथ साथ टिकाऊ होते हैं। जब इनको हम गीला करते हैं तो ये रेशे गीले होने के पश्चात जो नॉर्मल इनकी मजबूती है उससे 30% अधिक जो है ये मजबूत हो जाते हैं। और इसी कारण से यदि इस रेशे से निर्मित वस्त्रों पर किसी तरीके के दाग धब्बे या उनको साफ करना हो तो रगड़ रगड़ के भी यदि साफ किया जाए तो इसके तंतु खराब नहीं होते हैं, फटते नहीं हैं, खिसाव इनमें नहीं आता है, खिसकते नहीं हैं, मसकते नहीं हैं, ये क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। इनमें जो मजबूती है, जब हम मजबूती की बात करें, यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करें, तो ये मजबूती आती किस वजह से है? तो जैसा कि हमने पहले ही अध्ययन किया था कि इस तंतु में जो परिवलन होते हैं, जो परिवलन होते हैं, जो इनमें घुमाव होता है, रेशे का जो घुमाव होता है, उस घुमाव के कारण क्या होती है? इनमें और अधिक मजबूती आती है। जब हमने देखा था, परिवलन की बात की थी, तो हमने ये चीज पहले ही अध्ययन में ले लिया है कि 1 इंच रेशे के भीतर 200 से 400 जो है इस तरीके के परिवलन आपको दिखते हैं। तो यदि 1 इंच रेशे के अंदर 200 से 400 परिवलन आपको दिख रहे हैं तो सोचिए वो कितना मजबूत रेशा होगा। ऑलरेडी वो जो है इतना घुमावदार हो चुका है कि घूम घूम के घुमावदार होकर के उनमें काफी मजबूती आ चुकी है और इलास्टिसिटी तो उसमें है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरीके से प्रत्यास्थता है नहीं। तो कपड़ा जिस तरीके से, तंतु जैसा है वैसा ही रहेगा, उससे निर्मित जो वस्त्र हैं वो भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन घुमावदार होने के कारण, उनमें परिवलन के कारण वो क्या होते हैं? अत्यधिक मजबूत होते हैं अन्य रेशों की अपेक्षा। ये तो मुख्य जो है वो भौतिक विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके पश्चात कुछ अन्य जो है भौतिक विशेषताएं हैं, यहाँ पे हम जो है डाल लेते हैं। कपास के तंतुओं की अन्य भौतिक विशेषताएं, अन्य भौतिक विशेषताएं
इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं। पन्ने के अंदर सब कई जो है वो जो मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं हम इनके अंदर जो है वो ले लेते हैं। पहला है ताप संवाहकता, नेक्स्ट विद्युत संवाहकता, नेक्स्ट है प्रकाश का प्रभाव, रगड़ का प्रभाव, अवशोषकता और लास्ट है सूक्ष्म जीवों, कीटों तथा फफूंदों का प्रभाव। ठीक है, ये जो है अन्य जो है भौतिक विशेषताएं हैं कि जो कपास के तंतु हैं उनमें जो है इस तरीके की जो विशेषताएं हैं वो किन रूपों में जो है वो देखने को मिलती हैं। तो बिल्कुल एक एक लाइन में हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहला जो है पॉइंट है हमारे सामने ताप संवाहकता। तो यदि हम लोग ताप संवाहकता की बात करते हैं तो कपास के तंतु ताप के संवाहक होते हैं, अर्थात गुड कंडक्टर होते हैं। ताप के संवाहक होते हैं इसी वजह से जब गर्मियों में हम कपास के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों को धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें शीतलता प्राप्त होती है। ठीक है, ये संवाहक होते हैं इस वजह से गर्मियों में। यहाँ पे एक तथ्य और देख सकते हैं, गर्मियों में इन तंतुओं का प्रयोग शीतलता प्रदान करती है। ठीक है, शीतलता प्रदान करती है। नेक्स्ट आए हम विद्युत संवाहकता की बात करते हैं। तो ये इसके भी अच्छे संवाहक होते हैं। इसलिए पहनने में आरामदायक होते हैं। नेक्स्ट प्रकाश के प्रभाव की बात करते हैं। लाइट का इस पे किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा? तो अधिक सूर्य की रोशनी या तेज धूप में रेशे कमजोर हो जाते हैं, रेशे कमजोर हो जाते हैं। यदि उन पे कोई रंग जो है चढ़ाया गया है तो रंग भी फीका हो जाता है। तेज धूप के कारण यदि सूर्य की रोशनी तेज पड़ रही है तो कपास से निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं। और यदि बहुत ज्यादा तेज धूप पड़ रही है, यदि बाहरी जो हमारे घर का दरवाजा है जिसपे धूप लगातार रोज रोज उस पे पड़ती है और तेज धूप पड़ती है, कोई पर्दा है दरवाजे पर जो है पर्दा हमने डाला है तो उस पर्दे पर या कोई सोफा या कोई बेड हमने रखा हुआ है जो धूप में भी पूरे टाइम रहता है, तो वहां पे जो निर्मित जो वस्त्र होते हैं, चादरें होते हैं, पर्दे होते हैं, जो भी होते हैं, उनको क्या होता है यदि आप देखेंगे तो धूप में अत्यधिक प्रकाश के कारण, अत्यधिक धूप के कारण वो क्या होते हैं, धीरे धीरे जो है वो सड़ते गलते जाते हैं और कहीं ना कहीं जो वस्त्र होते हैं वो पीले होते हुए से दिखाई देते हैं। तो यदि हम लोग प्रकाश के प्रभाव की बात करें तो यदि अत्यधिक सूर्य की रोशनी इस तंतु के ऊपर पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये तंतु जो है वो खराब होते नजर आते हैं या ये कमजोर होते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट रगड़ का प्रभाव। तो रगड़ के प्रभाव की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। ये एक मजबूत रेशा होता है और मजबूत रेशे पर रगड़ का प्रभाव अधिक नहीं पड़ता है। ठीक है, रगड़ का प्रभाव अधिक नहीं पड़ता है
क्योंकि यह छोटा रेशा होने के साथ साथ, छोटा रेशा होने के साथ साथ सबसे ज्यादा मजबूत होता है। सबसे ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अवशोषकता की बात करते हैं हम लोग। तो अवशोषकता में यदि हम लोग देखें तो आर्द्रता अवशोषण क्षमता, आर्द्रता अवशोषकता अधिक होती है इसलिए जब पसीना वगैरह होता है, शरीर से जब पसीना निकलता है तो पसीने को शीघ्रता से सोख लेता है, शीघ्रता से सोख लेता है, क्योंकि अवशोषकता इसमें अधिक होती है। और लास्ट जो है हम देख रहे हैं सूक्ष्म जीवों, कीटों, फफूंदों, इस तरीके से जो है कोई कीड़े हैं छोटे, उनका क्या प्रभाव पड़ता है कॉटन के रेशों पर। तो जो छोटे कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े हुए, जीव हुए, उनका तो कोई ऐसा खास प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फफूंद की, तो फफूंद जो है वो कॉटन के रेशे पे अधिक लगते हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो जीव, कीड़े मकोड़े का प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु दूसरा पॉइंट यदि हम लोग देखें तो फफूंद शीघ्रता से लग जाती है, शीघ्रता से लग जाती है। देखिए, जब बरसात के दिन आते हैं, बरसात के दिनों में जो है जब हम लोग कॉटन के जो हमारे वस्त्र होते हैं, उन वस्त्रों पर यदि किसी भी तरीके से स्टार्च का प्रयोग करते हैं, हम यदि कपड़ों पर कलफ देते हैं, माड़ी लगा करके रखते हैं, तो बरसात के दिनों में अधिकतर यदि आप ऑब्जर्व करें या वस्त्रों को आप देखिएगा तो उनमें जो स्टार्च होता है, स्टार्च की मौजूदगी में जो कपड़े होते हैं हमारे, जो वस्त्र होते हैं हमारे, उन पे आपको धब्बे से नजर आते हैं। ठीक है, उनमें क्या होते हैं, धब्बे से नजर आते हैं। और ये धब्बे थोड़े थोड़े दिन के बाद जो है आपको एक तरीके से फफूंद के रूप में दिखाई देंगे। ये और कुछ नहीं होते हैं, ये जो धब्बे हैं ये एक तरीके से फफूंद ही होते हैं, जो बरसात के दिनों में जो है वो कॉटन के वस्त्रों पर, जिनमें हम स्टार्च या कलफ लगा करके रखते हैं, उनके ऊपर नजर आते हैं। अब ये जो फफूंद है, ये फफूंद यदि वस्त्रों पे लगे हुए हैं तो वो वस्त्र क्या होंगे, धीरे 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 उनमें क्या होती है, बदबू आने लगती है। बदबू क्यों आती है, क्योंकि धीरे धीरे वो तंतु क्या होते हैं, वस्त्रों के जो तंतु हैं वो क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं, और सड़ करके वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। ठीक है, उनकी मजबूती खत्म हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाते हैं तंतु और वो खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके से यदि देखें तो जीव, कीड़े मकोड़ों का कोई खास प्रभाव नहीं है, लेकिन हाँ, फफूंद जो है वो शीघ्रता से वस्त्रों पर लगते हैं, कपास के तंतुओं पर लगते हैं, जो कपड़े को कहीं ना कहीं, यदि हम लोग खास यदि बात करें तो बरसात के मौसम में वस्त्रों को खराब कर देते हैं। और स्पेशली वो वस्त्र जिन पे हमने किसी भी तरीके से स्टार्च का प्रयोग किया है, उन पे फफूंद शीघ्रता से लगते हैं। तो ये कुछ जो है वो भौतिक विशेषताएं थी कपास के तंतुओं की। एक बार यदि हम लोग शॉर्ट समझने का प्रयास करें, या पूर्ण रूप से यदि हम लोग इसको देखते हैं, पूरा जो भौतिक प्रभाव है कि कपास के तंतुओं पर किस तरीके से जो है हम लोग भौतिक विशेषताएं जो है इनका देख सकते हैं, भौतिक विशेषताओं के रूप में इनकी क्या क्या जो है वो विशेषताएं हैं, एक बार हम लोग पूरा जो है वो कंप्लीटली देख लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता के रूप में हमने देखा कि इसकी संरचना किस तरीके से है या किससे मिल करके बना है। कपास के संगठन की हमने बात की, कपास के संगठन में हमने बात की तो कपास का संगठन सेल्यूलोज से बना हुआ है, और सेल्यूलोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H10NO5, C6H10O5, C6H10O5। इसका यदि हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, यदि हम इसका एनालिसिस करें, विश्लेषण करने का प्रयास करें, तो जो कपास का एक अणु होता है, उस एक अणु के अंदर
जो कार्बन है उसके 6 अणु, हाइड्रोजन के 10 अणु और ऑक्सीजन के 5 अणु शामिल होते हैं। उनसे मिलकर के जो है ये हमारे सेल्यूलोज का निर्माण होता है जो कपास के अंदर होता है। नेक्स्ट, कपास में 40 से 90% तक क्या होता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। 5 से 8% तक जो है वो जल पाया जाता है और इसके अतिरिक्त उसमें क्या होती है, अशुद्धियां होती हैं। जो अशुद्धियां होती हैं उनको दूर करने के लिए ब्लीचिंग यानी कि विरंजन का प्रयोग किया जाता है और इसके प्रयोग से जो तंतु होते हैं उनको शुद्ध किया जाता है। कच्ची अवस्था के कपास के रेशों के मध्य क्या होता है, मोम या वैक्स होता है जो रेशों को एक दूसरे से क्या करता है, अलग रखता है, उनमें एक रक्षात्मक कवच जो है वो प्रदान करता है। दूसरी विशेषता के अंदर हम लोग आते हैं तो कपास के तंतु की लंबाई तथा व्यास की बात हमने की। लंबाई की बात हम लोग कर रहे हैं तो 1.5 से 2.5 इंच तक लंबा जो है कपास का तंतु होता है और व्यास की यदि हम लोग बात करें तो 16 से लेकर के 20 माइक्रोन तक इसका व्यास होता है और 1 माइक्रोन में 1/1000 मिलीमीटर जो है वो होता है। नेक्स्ट, तीसरी विशेषता की बात हम लोग कर रहे थे, सूक्ष्मदर्शी से जब हम लोग इस तंतु को देखने का प्रयास करते हैं तो कच्चे जो कपास के तंतु होते हैं वो एक पतली नली यानी कि ट्यूब के समान होते हैं जिसके अंदर एक पदार्थ भरा होता है, उस पदार्थ को सैप कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये तंतु ये सैप जो है या कपास के तंतु जो है वो पकने लगते हैं, जो सैप होता है वो सूखने लगता है, यानी कि जो उसके अंदर का पदार्थ है वो सूखने लगता है और पदार्थ के सूखने के बाद जो है जो हम लोग एक नली के समान तंतु को देख रहे थे वो क्या हो जाती है, चिपटी अवस्था में हो जाती है और चिपटी होने के कारण वो सिकुड़ जाती है और सिकुड़न जो है कुछ इस तरीके से होता है कि उनमें जो है वो वलन पड़ते हैं यानी कि घुमावदार वो जो है होता है। और यदि 1 इंच रेशे की बात हम लोग करें तो 1 इंच रेशे में 200 से 400 आपको वलन नजर आएंगे। पके रेशे यदि सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देखते हैं तो एक रिबन हम लोग यदि लें तो वो उनका जो घुमाव होता है, जिस तरीके से घूमे हुए दिखते हैं ठीक उसी तरीके से वो दिखाई देंगे। चौथी विशेषता में हम लोग आते हैं, कपास के तंतुओं का रंग या चमक क्या होता है। कच्ची अवस्था में जो कपास के तंतु होते हैं वो भूरे रंग के नजर आते हैं। भूरे रंग के इसलिए नजर आते हैं क्योंकि उनमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। जब वे तंतु पक जाते हैं तो सफेद रंग के हो जाते हैं और पकने के पश्चात यदि उन पे ध्यान न दिया जाए, यदि उनको सही ढंग से प्रयोग में न लिया जाए, यदि उनका सही ढंग से रख रखाव ना किया जाए तो अशुद्धियों के कारण, उनमें धूल और धूप के कारण वो क्या होते हैं, पीले रंग के नजर आते हैं। शाइन यानी कि चमक की बात करते हैं तो प्राकृतिक चमक कपास के तंतुओं में नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं जब चमक इनमें नहीं होती है तो इससे निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो कहीं ना कहीं मलिन और डल प्रतीत होते हैं। इस वजह से कपास के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों पर जो है कृत्रिम जो है विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें मर्सराइजिंग जो है एक सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है जिसका प्रयोग करके कपास के वस्त्रों के ऊपर जो है हम लोग रेशम जैसी चमक लाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, पांचवी विशेषता, कपास के तंतुओं की प्रत्यास्थता तो वो बिल्कुल भी नहीं होती है। कपास के तंतुओं में इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन प्रयोगों के बाद जो है उनमें सिलवटें पड़ती हैं जिसको हम इस्त्री करते हैं यानी कि आयरन करते हैं तो पुनः जो है वो अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट, छठवीं विशेषता, कपास के तंतुओं की मजबूती की बात करें तो जी हाँ, सबसे छोटा रेशा जरूर है लेकिन काफी मजबूत होता है। मजबूत होता है इस वजह से ये टिकाऊ होता है। इससे निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। जब इस रेशे को गीला किया जाता है इस रेशे से निर्मित वस्त्रों को गीला किया जाता है, जब वो पानी में पड़ते हैं तो उनकी मजबूत 30% और बढ़ जाती है। और ऐसी अवस्था में यदि किसी तरीके के दाग धब्बे या उसको अच्छी तरीके से धोना है तो हम वस्त्रों पर रगड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, रगड़ रगड़ के उनको धो सकते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो ये 6 विशेषताएं हम लोगों ने मुख्य रूप से देख ली। नेक्स्ट, 7वीं विशेषताएं हम लोग देख रहे हैं, ताप संवाहकता की बात कर रहे हैं तो जी हाँ, ताप के संवाहक होते हैं कपास के तंतु। गर्मियों में जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमें शीतलन का अनुभव होता है या शीतलता का अनुभव होता है। नेक्स्ट, 8वीं विशेषता की यदि हम लोग बात कर लें, ये मोटी मोटा यदि हम लोग देखें तो ये 7वीं विशेषता हो गई। 8वीं विशेषता की बात करें तो विद्युत संवाहकता, तो जी हाँ, विद्युत के भी अच्छे संवाहक होते हैं ये, इसलिए पहनने पर हमें क्या मिलता है, हमारे शरीर को क्या मिलता है, आराम मिलता है। नेक्स्ट, 9वें नंबर पे हम लोग आते हैं, 9वीं विशेषता की बात करते हैं तो प्रकाश के प्रभाव। प्रकाश के प्रभाव को हम लोग देखते हैं तो सूर्य की तेज धूप जब कपास के तंतुओं पर पहुंचती है या कपास से निर्मित वस्त्रों पर पहुंचती
सूखी है तो धीरे 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 वो उसको कमजोर करती जाती है, उसका रंग भी जो है सफेद से पीला पड़ने लगता है और कमजोर होने के कारण वो क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं और फटने लगते हैं। तो ये जो है प्रकाश का प्रभाव हो गया। नेक्स्ट रगड़ के प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो चूंकि ये रेशा मजबूत होता है तो मजबूती के कारण यदि रगड़ हम इस पे डाल रहे हैं तो उसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो है इसका 10वां यदि हम लोग देखें तो 10वीं विशेषता के रूप में आ गया। 11वीं विशेषता में आते हैं, अवशोषकता की बात करते हैं। तो हाँ, आर्द्रता को जो है ये अवशोषित करता है और अच्छे तरीके से जो है अवशोषित करता है। इस वजह से शरीर में यदि पसीना हो रहा है और हम सूती वस्त्रों को यानी कि कॉटन वस्त्रों को या कपास के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों को जब धारण करते हैं तो वो वस्त्र जो है हमारे शरीर के पसीने को क्या करते हैं, सोखते हैं। और लास्ट जो है 12वें नंबर की यदि हम लोग विशेषता पर आ रहे हैं तो सूक्ष्म जीवों, कीटों, फफूंदों के प्रभाव को देखें तो सूक्ष्म जीव और कीट, इनका तो कोई खास प्रभाव जो कपास के तंतु हैं उनके ऊपर नहीं पड़ता है, लेकिन फफूंद का प्रभाव जो है वो अधिक पड़ता है। स्पेशली बरसात के दिनों की हम लोग बात करें और तंतुओं से निर्मित जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों पर यदि स्टार्च का प्रयोग किया गया है तो कहीं ना कहीं वो कपास के तंतुओं को जो है बरसात के मौसम में नम कर देते हैं और उस नम अवस्था में उन पर फफूंद लग जाते हैं जो कि हमें एक धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, वस्त्रों के ऊपर धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। और ये फफूंद धीरे 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 जो है जहां पे भी लगे होते हैं वहां के भाग को, वस्त्र के उस भाग को क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके गलाना चालू कर देते हैं, उनको सड़ाना चालू कर देते हैं, जिससे उनमें थोड़े थोड़े सड़न की बदबू आने लगती है और वो वस्त्र क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो कीड़े मकोड़ों का या सूक्ष्म जीवों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फफूंद का प्रभाव जो है कॉटन के यानी कि कपास के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों पर पड़ता है। तो ये जो भौतिक विशेषताएं हैं कपास के तंतुओं की या कपास के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों की, ये हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। अगली कक्षा में कपास के तंतुओं पर जो रासायनिक या कपास के तंतुओं की जो रासायनिक विशेषताएं हैं हम उनका अध्ययन करेंगे।